आप सब पर सलामती हो। डॉक्टर रज़ाक असर शाह आबादी का लिखा हुआ है, हमेशा जीत मुकद्दर में गैर के आई। मेरे खिलाफ खड़े थे कई मेरे भाई, गमे हयात की चादर में ओढ़ के सोया। तमाम रात रुलाती रही है तन्हाई। हर एक शख्स को इंसान मैं समझता था, बहुत ही महंगी पड़ी है मुझे ये सच्चाई। मैं बच के कैसे निकलता है सारे दुश्मन से। इधर थे आग के शोले, उधर थे बलवाई। धुआं निकलता किसी की आंख ने नहीं देखा, हमेशा उसने यूं नफरत की आग भड़काई। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पंछियों के उड़ान का सिलसिला जारी है। पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आला केपी परवेज़ खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक वज़ीर इश्तियाक अडमर भी परवेज़ खटक की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। परवेज़ खटक ने कई साबिक MPAs और MNAs को पार्टी में शामिल होने की दावत दी। परवेज़ खटक साहब ये दावा कर रहे हैं कि 50 से साबिक MPAs जो हैं और MNAs मजमूई तौर पे उनके साथ राबिते में। और ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के 13 साबिक मेंबरान असम्बली से राबिता किया, जिसमें से 6 साबिक अरकान असम्बली ने माजरत कर ली है। परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी साहब से भी राबिता किया। वही फवाद हुसैन चौधरी साहब जो ये कहते थे पार्टी नहीं छोड़ूंगा, फिर उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मीटिंग में भी गए और फिर उसके बाद किसी बड़ी मसनद पे भी बैठे हुए दिखाई नहीं दिए। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने PTI के साबिक सूबाई वज़ीर हशाम इनामुल्लाह से मुलाकात की है और उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। परवेज़ खटक साहब की दावत पे हशाम इनामुल्लाह साहब ने कहा कि आप मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेके आए थे, बाद में आपने मेरी हिमायत नहीं की। उस पर परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मुझे साइड लाइन किया गया था, मेरे साथ भी बुरा हुआ। अब परवेज़ खटक साहब साइड लाइन थे, वज़ीर दिफा रहे हैं, साइड लाइन थे, CM रहे, साइड लाइन थे, पार्टी के अंदर बड़े बड़े जलसों का इनकाद करते रहे, साइड लाइन थे, KPK के अंदर मजबूत थे, साइड लाइन थे। बड़ी हैरत की बात है। परवेज़ खटक साहब ने सानिया 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान के वजूद से ही हम सब का वजूद है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का KP से मुकम्मल खात्मा हो चुका है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा हो चुका है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। बकौल परवेज़ खटक साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज़्यादा नहीं है तो फिर बात ये बनती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर क्या है, कहाँ पे उसकी अक्सरियत दिखाई देती है। परवेज़ खटक साहब तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे। 9 मई के वाक़े के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही जिद्दोजहद कर रहे थे, तमाम सियासी मीटिंग्स का इनकाद कर रहे थे, कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम कर रहे थे, बहुत से पुराने रहनुमाओं के साथ राबिते में थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही थे। ये तब तक तहरीक इंसाफ में थे जब तक ये लोगों को अपनी तरफ नहीं कर पाए। शाह फरमान साहब, शौकत यूसुफजई समेत 4 रहनुमा परवेज़ खटक से सियासी मामलात इस वक्त तय कर रहे हैं, जबकि महमूद खान साहब ने परवेज़ खटक से राबिता किया लेकिन इनकार में जवाब मिला परवेज़ खटक साहब को महमूद खान की जानिब से। अब बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब आपकी दाल नहीं गली, जब आपको पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी हुआ, शोकाज नोटिस का आप जवाब नहीं दे पाए, आपकी बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया और तब जाके आपने ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा हो चुका है। उससे पहले आपने ऐलान नहीं किया था, उससे पहले आपकी सारी मीटिंग्स जारी थी, उससे पहले आप पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे थे, उससे पहले आप तमाम तर काविशों में थे कि आने वाले दिनों के अंदर निगरान सेटअप में कितने मेरे बंदे एडजस्ट हो सकते हैं और इंतखाबात के बाद जो नताइज होंगे उसके बाद मैं किस बड़ी मसनद के ऊपर बैठ सकता हूं। इसके लिए आपकी तमाम तर तैयारियां जारी थी। परवेज़ खटक साहब पहली बार नहीं है, जब ये पहले भी वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला के बाद जब दूसरी बार इन्हें वज़ीर आला नहीं बनाया गया और इनकी जगह महमूद खान साहब को लाया गया, उस वक्त भी सारी यही बातें थी। ये खबर है, खबर के बाद इसके मुहर्रिकात पे बात करूंगा, लेकिन अगली खबर सुन लीजिए कि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप का मुशावरती अमल वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। याद रहिए, नोट कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने कहा इलेक्शन इस्लाहात चंद रोज में हो सकती हैं और होनी चाहिए, पुराने इलेक्शन रूल्स पर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पे काम शुरू कर चुका है। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर प्रोसेस शुरू कर चुका है और हल्का बंदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं। जब तक नई मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तसव्वुर ही नहीं है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, अपोजिशन लीडर जिनसे मुशावरत होगी और पहले परवेज़ खटक साहब,
ये तमाम तर मामले के ऊपर आप देखिए कि अपोजिशन लीडर है कौन, वो जो कहते हैं हमें पहचानते ही नहीं है। हम इधर पार्टी में आके बैठे, हम पार्लियामेंट में आके बैठे, हमने मुख्तलिफ उमूर के ऊपर इनका साथ दिया, बजट दस्तावेज में इनकी हिमायत का ऐलान किया, मुख्तलिफ कानून साजियों में इनके साथ दिया, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर अपोजिशन लीडर ने कहा हुकूमत के जो इकदाम हैं बिल्कुल ठीक ठाक है और हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबों के ऊपर काम कर रही है। दुनिया की जमहूरी ममालिक की तारीख अगर देखी जाए तो कहीं पर नज़ीर ऐसी नहीं मिलती कि अपोजिशन लीडर, चाहे वो कितना ही आपका दोस्त क्यों ना हो, वो इस तरह की हिमायत का ऐलान करे। अब इसके ऊपर मंतिक क्या थी, वो क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस मुशावरत के बदले उन्हें क्या देना पड़ेगा, ये बात काबिल गौर है। अभी ये अपोजिशन लीडर है, निगरान हुकूमत के बाद ये क्या बनेंगे। आगे बात करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस से मुतालिक। उन्होंने एक खत लिखा है, चेयरमैन PTI ने नैब को लिखे गए खत में कहा है कि तोशाखाना तहकीकात से मुतालिक मैं आज नैब ऑफिस में पेश नहीं हो सकता। मेरी जान को खतरात लाहक हैं, जिसके बायस इंक्वायरी रिपोर्ट लेने आज नैब दफ्तर में नहीं आ सकता। खत में यह भी कहा गया कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद आमदोरफ्त को आजकल महदूद कर रखा है। 19 जुलाई को मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने इस्लामाबाद आऊँगा, इसलिए तोशाखाना तहकीकात से मुतल्लिक शामिल तफ्तीश होने की तारीख जो है वो 19 जुलाई दे दी जाए, क्योंकि याद रहे तकरीबन 214 के करीब केसेस इस वक्त PTI चेयरमैन के ऊपर हैं। उन्होंने जो ख़त में लिखा है, उन्होंने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट मुलजिम की जानिब से वसूल करना ज़रूरी नहीं है। मेरे जो वकील हैं गौहर अली खान, उनको इंक्वायरी रिपोर्ट लेने की इजाज़त दी जाए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की रिपोर्ट भी मेरे वकील ने नैब से ली, जो मैं छोड़ आया था। ये प्ली उनकी तरफ से। अब मुख्तलिफ अदालतों में कुछ जजेस साहिबान ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके साथ इस तरीके का रवैया बरता रखा गया है कि आप अगर पेश नहीं होते तो ये आपसे तमाम तर हमदर्दियों का इजहार था, लेकिन अगर आप दोबारा पेश नहीं होंगे तो फिर हमको वारंट गिरफ्तारी भी जारी करना पड़ सकते हैं। और कुछ जजेस साहिबान की जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और उसमें कुछ लाहौर हाई कोर्ट से भी ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर सैकड़ों केसेस एक ही शख्स के ऊपर हों और उसकी तलबी एक दिन के अंदर ही कर ली जाए, अगर मिसाल के तौर पे 10 केसेस हैं, 10 केसेस में तलबी कर ली गई तो तलबी में वो किस हद तक पेश होगा, किसी ना किसी एक केस में उसे फंसाने की कोशिश की जाएगी। ये जजेस की राय है। इस पे हुकूमती मौक़िफ़ किसी और तरह का है। हुकूमत इस वक्त मौशी सियासी मंजरनामे को रिलेट करते हुए अपना इलेक्शन करवाना चाहती है। इस तमाम पहलुओं के ऊपर बात करनी है, लेकिन पहले खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा हुआ। एक डॉलर 66 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए 25 पैसे का हो चुका है। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर जो था वो 277 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ था। ये पाकिस्तान का मजमूई सियासी और मुआशी मंजरनामा है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं परवेज़ खटक साहब के हवाले से। परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि पार्टी PTI खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो चुकी है। तो परवेज़ खटक साहब, आपने जो नई पार्टी का क़याम अमल में लाया, PTI ख़त्म हो गई थी तो आप किसी और पार्टी की बुनियाद रख लेते, क्योंकि आप तो ये समझते हैं कि PTI है, इसीलिए आपने PTI पार्लियामेंटेरियंस का नाम रख लिया। माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो भी टूटी थी, पैट्रियट बना था। पार्लियामेंटेरियन की जितनी भी इस वक्त किस्में हैं मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, वो पार्लियामेंटेरियंस क्या होते हैं कि एक तरफ जो पार्टी होती है वो अवामी सतह पे होती है और दूसरी तरफ जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस में होते हैं। तो आपने ये जो पार्लियामेंटेरियंस रख दी है, इसकी बुनियाद बता दीजिए। इसका मतलब कि आपकी पार्टी के अंदर सिर्फ रहनुमाई होंगे, कोई कारकुन पार्टी के अंदर मौजूद नहीं होंगे। साबित कीजिए कि अगर कोई कारकुन भी मौजूद होंगे तो फिर पार्टी का नाम पार्लियामेंटेरियन क्यों रखा गया। दूसरी बात यह कि आप 50 अफराद के अपने साथ इल्हाक का दावा करते हैं, तो 50 अफराद अगर साथ हैं तो पावर शो पहली बार ही होता है, ये इबहाम में नहीं होता। मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने अगर रब्ता किया और मुझसे अगर वो कहे कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं, आप बात बहुत अच्छी करते हैं तो आपकी बात को मैं सेकंड करना चाहता हूं, ये बात 20 लोगों ने कही और उन्होंने कहा कि आपसे इजहार यकजहती के लिए हम जिस दिन कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। एक दिन आपने पावर शो करना है और पावर शो के दौरान आप ये कहें कि 10 बंदे आ गए, ये 10 बंदों के नाम है, लेकिन 40 बंदे अभी और भी हैं जो आ सकते हैं, वो जब मैं चाहूंगा आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जिस दिन पावर शो करना हो उसी दिन अफराद वहां पर मौजूद होते हैं और आप बाकायदा तौर पे पावर शो करते हैं। परवेज खटक साहब जिस तरीके से चलना चाह रहे हैं और जिस तरीके से वो इल्जाम में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी में खत्म हो चुकी है और वो नई पार्टी जिसकी बुनियाद रख रहे हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, ये सारे ये
तब जाके बात खत्म होगी जब मंजरनामा कुछ तब्दील होगा। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब दबाव पड़ा था, मुख्तलिफ केसेस होते रहे, एंटी करप्शन के केसेस, नैब के केसेस, FIA के केसेस, पकड़ धकड़ का अमल जारी था। और वहाँ पे एक जो बड़ा सियासतदान था उसकी हिमायत अगर कोई छोटा सियासतदान, मिसाल के तौर पे अगर राना सनाउल्लाह साहब की हिमायत फैसलाबाद के किसी MP ने उस वक्त कर दी जब राना सनाउल्लाह साहब पकड़े हुए, तो उस MP के ऊपर भी एंटी करप्शन के मुकदमात होते थे। उस वक्त पार्टी बिखरी, उस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसमें से गुजरांवाला के कुछ लोग शामिल थे, शरकपुर से कुछ लोग शामिल थे, ये लोग मिले, शेखुपुरा से कुछ लोग शामिल थे, ये 10-12 के करीब लोग आए, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पार्टी नहीं छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। और बाद में इनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ा कि आप पार्टी छोड़ें, इन्होंने पार्टी तब भी नहीं छोड़ी। बाद में आके ये पार्टी में वापस चले गए। अब उनकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इलाके के लोग जो हैं वो उनको वोट देने को तैयार नहीं है। उनमें बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं है, और वो नाम है जो पिछले 20 सालों से जब भी इलेक्शन में उतरे हैं जीते हैं। लेकिन अब की बार उनकी जीत का तनासुब अगर माजी के अंदर 70-30 होता था, तो अब उनकी जीत का तनासुब 25% जीत और 65% हार है। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर पार्टियां छोड़ के अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सियासत का नाम ये दें कि आज ये उठे, इतने लोग मिले और इन्होंने पार्टी बना ली, ये आगे बढ़ेंगे, अगर इस तरीके से पार्टियां बननी होती ना, अगर इस तरीके से आपने सियासत के अंदर जिद्दत लाना होती, तो पाकिस्तान बहुत अरसे से तब्दील हो चुका होता। लेकिन इस वक्त जो आम आवाम है, आम कारकुन है, आम वोटर है, उसकी सोच का पैमाना तब्दील हो चुका है। वो किसी और नज़र में देखता है, किसी और पैराए में देखता है। आपको वो बात जस्टिफाई करने के लिए भी उसूलों ज़वाबित के ऊपर करना होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस पार्टी के अंदर मौजूद था उस पार्टी में मुझे साइडलाइन कर दिया गया, मैं जिस पार्टी के अंदर मौजूद था मेरी राय नहीं मानी जाती थी, मैं जिस पार्टी के अंदर मौजूद था मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह की जब बातें यहां तक पहुंच जाएगी कि आप तो टिकट हासिल नहीं कर सकते थे इसलिए आपने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, पार्टी के अंदर आपकी मजबूती नहीं थी इसलिए आपने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, आपके वोट बैंक में कमी वाक़ई हो रही थी, पार्टी प्रेशर था, तो इसलिए आपने उस पार्टी की तरफ रुजू कर लिया जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार आ सकती है। इसीलिए ये तमाम बड़े जो हैं ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि जितने लोग इस वक्त इनकारी हैं, कितने लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, माज़रत चाहता हूँ, उसके बाद बातें होना शुरू हुई कि इनमें से कितने लोग अपने साथ में लाए जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इतने लोग आ गए, PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, PMLQ अभी इकट्ठी नहीं हो पा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साथ नए लोगों को मिलाई जा रही है, ANP जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुखालिफ हो चुकी है। ये धड़े जो इतने बढ़ रहे हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन भी मंजर आम पे आ चुकी है। तो अब की बात देखा यह जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी सीट के ऊपर सीट एडजस्टमेंट हो सके। वो पार्टी की सतह पे सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ शख्सियात की सतह पे होगी। लेकिन उसके लिए पहले यकीन दहानियां मांगी जा रही हैं कि बताया जाए हमारा साथ कौन देगा। लेकिन यकीन दहानी मानने वाले अभी एक ही धड़े में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन दहानी मांग रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रुजू किया था PMLN की तरफ, लेकिन 30 के बदले 5 का जवाब मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी यकीन दहानी मांग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो नशिस्तें 10 मांगते हैं तो पीपल्स पार्टी तो दे नहीं सकती, मुस्लिम लीग नून देने को तैयार नहीं। और अगर मुस्लिम लीग नून दे दे तो PMLQ बरसरे इक़्तिदार आने के लिए मुस्लिम लीग नून की हिमायत करने को तैयार नहीं। तो मौजूदा सूरत हाल में सिनेरियो ये बन चुका है कि हर किसी को अपनी पड़ी हुई है कि अगर हम वोट हासिल कर भी लेंगे, नशिस्तें हासिल कर भी लेंगे, 2/3 अक्सरियत तो एक साइड पे, सादा अक्सरियत जो है वो इतनी दरकार होनी चाहिए कि आप किसी 10-20 अफराद को साथ में लाएं तो आपकी हुकूमत बन सके। ये 40 अफराद को साथ में ला लें, लेकिन यहां तो दौड़ 100 अफराद की है, 100 सीटों की है। अभी बुनियादी हकाइक को देखते हुए जब इन्होंने बातचीत की है तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया है कि अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके कोई ऐसा शख्स लाया जाए कि जिसके सर के ऊपर मलबा डाला जाए और मुस्तकबिल करीब के अंदर वो सियासत के अंदर वापस आने का इरादा ना रखता हो। तो इसलिए बली का बकरा ढूंढा जा रहा है कि बली का बकरा कौन मिलेगा। सियासतदान का जो नाम लिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट भी इन्हें बली का बकरा मिल सकता था, लेकिन ब्यूरोक्रेट से तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ब्यूरोक्रेट कभी भी इलेक्शन से इनकारी हो सकता है मौजूदा मुआशी सियासी सूरत हाल को देखते हुए। इसलिए ये किसी सियासी शख्स को मैदान में उतारना चाहते हैं कि जो उतरे, जैसे बली का बकरा बनाया जाए और तमाम मुआशी जो बदहाली है वो
उसके कंधों के ऊपर डाल दी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, चाहे वो पैसों में ही क्यों ना हो। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके हैं, आपको IMF पैसे दे चुका है, मार्केट वैल्यू के ऊपर उसका तायुन होना है। जब 5 अरब डॉलर पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुए थे तब भी कीमत इसी के आसपास थी। 5 अरब डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं तब भी कीमत यही क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बताया जाए कि इस वक्त मार्केट के अंदर से डॉलर कौन उठा रहा है, डॉलर बैरून मुल्क स्मगल कौन कर रहा है, डॉलर अपने घर जखीरा कौन कर रहा है। ये बड़े बड़े सट्टाबाज इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं। किसकी ईमा के ऊपर? हुकूमत की ईमा के ऊपर, हुकूमत के कहने के ऊपर। और यही जो है ये मंजरनामा तब्दील करने की अहलियत रखते हैं। ये मंजरनामा कब तब्दील किया जाएगा? एक तरफ आप बिजली की कीमतों को बढ़ा दें और दूसरी तरफ आप पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई करके ये कहें कि बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत बुलंद है और हम जो कमी वाक़ई कर रहे हैं ये आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। क्या इस तरीके से आपने आवाम को रिलीफ फराहम करना है? ये आवाम अंधे हैं, ये अवाम मफलूज हैं, ये अवाम अकल से आ रही हैं, ये अवाम सोचने समझ से कासिर हैं कि ये आपके इन हथकंडों से वाकफियत नहीं रखते, आपकी इन चालों से वाकफियत नहीं रखते। अवाम सब समझते हैं और अवाम का ये जो फैसला है ये पेट के ऊपर जो पत्थर बांध कर अवाम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन ये भूख दिमाग को चढ़ गई उस दिन अवाम आपके ऊपर भी गलबा पाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जितनी खेल आपने रचा रखी है, ये जितनी बिसात आपने बिछा रखी है, कोशिश कीजिए कि जिसके ऊपर केसेस हैं वो ना पलटा दे। केसेस किस किस के ऊपर? देखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।